14 सोना। पाठ प्रस्थान। मानव का प्रकृति से अभिन्न संबंध है। पहाड़, नदियों, पेड़ और पशु पक्षियों से उसका गहरा रिश्ता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक मृग शावक की स्मृतियों को जीवंत किया है। साथ ही उन्होंने अन्य पशु पक्षियों का रेखा चित्र भी बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। इस पाठ में सोना के लघु जीवन के कई प्रसंग पढ़ने को मिलेंगे। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी आंखें। देखती थी तो ऐसा लगता था कि अभी झलक पड़ेंगी। परंतु उस बेचारे हिरन शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। प्रशांत वनस्थली में जब जुगाली करता हुआ मृग शिकारियों की आहट से चौंककर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके जीवित शावक को उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की दयावान गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। वह विद्यालय और छात्रावास की ऐसी प्रिय साथी बन गई जिसके बिना छात्राओं का किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपने मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती, तो कोई पूजा के बताशे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसको भी प्राप्त होता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक समय रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह
उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कई घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी, गोल और चकित आंखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे गाढ़ी मित्रता कर ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गईं और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। गर्दन लचीली हो गई और खिंची कज्जल कोर में नीचे गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधुली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत, वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी, चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह दिया।
ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। महादेवी वर्मा। मूल्य: प्रकृति से प्रेम, पशु पक्षियों से लगाव, पर्यावरण के प्रति जागरूकता।